तो आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस आखिर जब ओरिजिन हुआ था, जब इसके बारे में ये सारा थ्योरी, ये सब सारा चीज़ बनाया गया था, तो ये कहाँ से कौन से क्वेश्चन आंसर करने के लिए ये सारा इंटीग्रल कैलकुलस का जो फील्ड है वो स्टार्ट हुआ था। तो मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है। ठीक है, अलग अलग इंस्टेंट पर जो है हम लोग को उसका वेलोसिटी पता है। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, dx/dt। तो वो अगर मेरे को पता है तो क्या मैं उस डेटा से जो है क्या मैं पोजीशन उसका बता सकता हूँ? मतलब कि चेंज इन पोजीशन मेरे को पता है तो क्या मैं पोजीशन बता सकता हूँ? मतलब कि डेरिवेटिव मेरे को पता है तो क्या मैं एक्स बता, मतलब dx/dt अगर मेरे को पता है तो क्या मैं एक्स बता सकता हूँ? तो एक उस टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो द फील्ड ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस वाज डेवलप मोस्टली ड्यू टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो पहला जो अभी हम लोगों ने बोला कि द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन व्हेन एवर इट्स डेरिवेटिव इज गिवन। तो अगर मेरे कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव पता है तो क्या मैं वो फंक्शन बता सकता हूँ? ठीक है, तो वो एक टाइप का हो गया। तो जिसको कि हम लोग पहले डील करेंगे, जिसको हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। और फिर दूसरा जो पूरा आपका फील्ड डेवलप हुआ है वो हुआ है कि अगर कोई एक कर्व दिया हुआ है, मतलब कि मान लो कि मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, इस टाइप का मेरे पास कुछ एक कर्व है। ठीक है, तो ये सर्टेन पॉइंट से लेके, मतलब ए से लेके बी तक, ये कितना एरिया इसके अंडर है। ठीक है, ये पूरा कितना एरिया है, तो वो एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, तो उसके लिए जो है डेफिनेट इंटीग्रल। तो द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चंस थे, इन्होंने जो है, मतलब ये पहला वाला जो क्वेश्चन था कि अगर डेरिवेटिव पता है तो फिर फंक्शन कैसे पता करते हैं, तो वहाँ से जो है पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रल आ जाता है। और फिर अगर मेरे पास एक कर्व है तब फिर मेरे को उस वो कितना एरिया बाउंड कर रहा है, तो उसमें जो है हमारा पूरा डेफिनेट इंटीग्रल का फील्ड आ जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल देखेंगे, फिर जो है हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल देखेंगे। एंड सब कुछ जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, तो लॉजिकली समझते रहना, तो चैप्टर जो है आसान लगेगा। एंड जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना और अच्छा बनते जाओगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन को एज अ इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पता है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स जो होगा वो मेरा साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इफ डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स, देन द इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इज एफ एक्स। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, जिसका कि अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे को पता है कि जी एक्स आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा जी एक्स को, तब मेरे पास जो है वो एफ एक्स आएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन का अगर हम लोग को इंटीग्रल निकालना है, जैसे इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, तो अगर मैं ऐसा फंक्शन सोच सकूं जिसको डिफ्रेंशिएट करने से कॉस एक्स आता है, तब फिर मैं ये बोल पाऊंगा कि इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स जो है वो फंक्शन हो जाएगा। तो हमें पता है कि अगर मैं साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तब फिर मेरे पास कॉस एक्स आता है। ठीक है, तब फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स जो होगा वो मेरा साइन एक्स होगा। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स या फिर एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रल या फिर एंटी डेरिवेटिव। तो अगर कोई एक फंक्शन है एफ एक्स जिसका कि डेरिवेटिव जो है वो जी एक्स है, तब फिर इंटीग्रल ऑफ जी एक्स जो होगा वो मैं एफ एक्स कहूँगा। ठीक है, अब हम लोगों ने ये देखा था कि अगर मेरे पास साइन एक्स है, उसमें मैं कोई भी एक कांस्टेंट फंक्शन जोड़ दूँ या फिर कांस्टेंट नंबर जोड़ दूँ, तो साइन एक्स प्लस सी मान लो। ठीक है, तो अगर मैं उसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तब भी मेरे पास कॉस एक्स ही आएगा, है ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट फंक्शन लेट्स से सी। तो इसमें क्या होगा? डेरिवेटिव एक लीनियर ऑपरेशन होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव कांस्टेंट तो जीरो, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मेरा क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइप के जितने भी फंक्शंस हैं, है ना, ये सारे आप बोल सकते हो फैमिली ऑफ कर्व्स या जो भी, तो साइन एक्स प्लस सी, तो वो सारे फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो डेरिवेटिव जो है वो मेरा कॉस एक्स आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स में ढूंढना चाहूँ, तो सारे के सारे जितने भी ये सारे फैमिलीज़ हैं, जितने भी सारे ये फंक्शंस हैं साइन एक्स प्लस सी टाइप के, तो वो सारे के सारे जो है मेरा इंटीग्रल होगा कॉस एक्स का। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं इन जनरल? साइन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पर सी को बोल सकते हो कि दिस इज सम
रियल नंबर या जो भी, या फिर एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह इसको सोच सकते हो। ठीक है, तो सी को जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिस तरीके से जो हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं या फिर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो और कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे मान लो कि मेरे को इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या सोचेंगे, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने से एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि एक्स क्यूब बाई थ्री, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, या फिर एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से मेरे को एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करने से जो है वो मेरे को एक्स स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, फिर सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, तो मेरे को पता है कि अगर मैं ई टू द पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तब मेरे को फिर से ई टू द पावर एक्स मिलता है। ठीक है, तो मैं इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स को क्या बोल सकता हूँ, ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ई टू पावर एक्स प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे को ई टू द पावर एक्स मिलता है, तो इसका जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर मेरे को कोई भी एक फंक्शन जी एक्स है उसका इंटीग्रल निकालना है तो इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा फंक्शन अगर मैं ढूंढ पाऊँ जिसको डिफ्रेंशिएट करने से जी एक्स मिल जाए, है ना, जिसको डिफ्रेंशिएट करने से जी एक्स मिल जाए, तब फिर वो जो फंक्शन होगा वो मेरा इसका इंटीग्रल हो जाए। इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, सी जो है वो हमारा कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, तो आई होप सिंपल सा फंडा है, आपको समझ में आया होगा। तो अभी जो मैं ये सारा चीज़ बोल रहा था तो उसको एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, अगर हम लोग इस टाइप से लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें जो भी फंक्शन का इंटीग्रल हम लोग निकाल रहे हैं तो इसको जो हम लोग इंटीग्रैंड बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स है तो ये एफ एक्स जो है इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डी एक्स है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स जो है यहाँ पर वो मेरा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। और मान लो कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स हम लोगों ने निकाला और फिर हमारे पास आ गया सम फंक्शन जी एक्स प्लस सी। तो ये जो जी एक्स आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, या फिर एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, या फिर प्रिमिटिव। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम्स हैं जो कि यूज़ होता रहेगा। और ये जो सी है तो ये कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फिर मेरे को एफ एक्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखना कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर इंटीग्रल निकाल रहे हैं। तो मान लो कि कहीं पर मैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी ऑफ साइन एक्स लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग साइन एक्स के रिस्पेक्ट में जो है हम लोग इंटीग्रल यहाँ पर इवेलुएट कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन एक्स मेरा यहाँ पर वेरिएबल होगा। तो इस टाइप से जो है हमेशा ध्यान में रखना। तो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं या फिर और कुछ बेसिक फंक्शंस देखते हैं जिसका कि आप लोगों को याद रहना चाहिए इंटीग्रल। एंड ये सारा इंटीग्रल जो है आपका अगर डेरिवेटिव्स में आपने पढ़ा होगा तब फिर आसानी से जो है ये सारा चीज़ हम लोग याद कर सकते हैं। तो मान लो तो यहाँ पर कौन सा लिस्ट है कि यहाँ पर सारे डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, कौन से फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने से क्या आ जाएगा, और फिर यहाँ पर इंटीग्रल्स या फिर एंटी डेरिवेटिव। तो अगर मेरे को इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स चाहिए तब फिर मेरे को सोचना पड़ेगा कौन सा फंक्शन को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे को एक्स टू द पावर एन मिल जाए। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये है एक्स टू द पावर एन प्लस वन, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन का क्या होता है कि एन प्लस वन पावर आगे आ जाता है टाइम्स एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन, तो एक्स टू द पावर एन। ठीक है, तो अगर मैं एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तब फिर एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन बच जाएगा, तो ये मेरे को मिल जाएगा। और फिर कोई भी कांस्टेंट जो है वो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया,
है ना। और यहाँ पर ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि अगर -1 हो गया तब फिर डिवीजन बाई 0 तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उसको आगे हम लोग देखेंगे कि अगर n -1 हो जाता है, मतलब कि इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, तो ये जो है मेरा ln mod x आता है, ठीक है, प्लस c, ठीक है। तो इस टाइप से जो है और बाकी फंक्शंस, बेसिक जो फंक्शंस हैं उसका हम लोग इंटीग्रल लिख सकते हैं। तो लेट्स से इंटीग्रल dx या फिर 1 इंटू डी एक्स, है ना, ऐसे सोच सकते हैं कि 1 को हम लोग इंटीग्रल हम लोग निकाल रहे हैं। तो कौन से फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने से 1 आएगा, एक्स, कौन से फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से 1 आएगा। तो x को अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो 1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस सी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स निकालना है, तो कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से, और जब भी मैं अभी डिफरेंशिएट बोल रहा हूँ तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से cos x आएगा। तो अगर मैं sin x को डिफरेंशिएट करता हूँ तो cos x आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर sin x प्लस सी, ठीक है। फिर इंटीग्रल ऑफ sin x, तो कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से sin x आता है। तो अगर मैं cos x को डिफरेंशिएट करता हूँ तब फिर माइनस sin x आता है। तो अगर मैं माइनस cos x को डिफरेंशिएट करूँगा तब फिर sin x आएगा, ठीक है। तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिर इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से सेक स्क्वायर एक्स आता है। तो टेन एक्स को डिफरेंशिएट करने से सेक स्क्वायर एक्स आता है, तो टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये सारे एग्जांपल्स, ये सारे जो फंक्शंस हैं इसका आप लोग देख सकते हो। तो इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो अगर मैं कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करता हूँ तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है। तो अगर इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स निकालना है तो फिर माइनस कॉट एक्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तब फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अगर सेक एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक एक्स टेन एक्स आता है, तो इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव्स अगर अच्छे से पढ़े हो तब फिर ये सारा चीज़ जो है आपको आना चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से और कुछ हम लोग देखते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो अगर कॉसेक एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तब फिर हमारे पास आता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो अगर इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स चाहिए तब फिर माइनस कॉसेक एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वहाँ से हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। फिर अगर मैं साइन इन्वर्स एक्स को डिफरेंशिएट करता हूँ तो 1/√(1 - x²) मिलता है। तो इसका मतलब अगर मेरे को इसका चाहिए इंटीग्रल ऑफ 1/√(1 - x² dx इंटीग्रल, तो ये क्या होगा, साइन इन्वर्स एक्स को डिफरेंशिएट करने से ये आता है, तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली अगर कॉस इन्वर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो -1/√(1 - x² आता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इंटीग्रल ऑफ 1/√(1 - x² dx दिस इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी, सॉरी माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, है ना। और फिर उसके बाद इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x² dx, तो अगर टेन इन्वर्स एक्स को डिफरेंशिएट करो तो 1/1 + x² मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगर कॉट इन्वर्स को करते हैं तो फिर -1/1 + x² होता है, तो इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x² dx, इसको माइनस कॉट इन्वर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बेसिक फंक्शंस हैं जो कि आपको आना चाहिए। सिमिलरली सेकेंड इन्वर्स एक्स को डिफरेंशिएट करने पे क्या आता था, 1/x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1। तो अगर इंटीग्रल ऑफ dx/x स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1, तो ये मेरे को मिल जाएगा सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। और फिर अगर मैं कॉसेक इन्वर्स एक्स को डिफरेंशिएट करता हूँ तो -1/x स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 मिलता है। तब फिर अगर मैं माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स को करूँगा तो मेरे को ये मिलेगा। तो इसको जो है हम लोग माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। और इंटीग्रल ऑफ e⁻x, ये तो हम लोगों ने देखा था कि अगर e⁻x को डिफरेंशिएट करते हैं तो e⁻x मिलता है, तो e⁻x प्लस सी, ठीक है। फिर इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, तो इसमें ln mod x, तो ये एनसीईआरटी से मैंने यहाँ पर लिया है। तो एनसीईआरटी में अगर बस लॉग लिखा है, कुछ भी बेस में नहीं लिखा है, मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू ई, है ना, तो लॉग विथ रिस्पेक्ट टू बेस ई को ln भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो ln mod x प्लस सी, या फिर अगर इस टाइप से लिखते हो तो यहाँ पर ये समझना है कि विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब यहाँ पर बेस जो है वो ई है, ठीक है।
तो इंटीग्रल 1/x dx दिस इज इक्वल टू ln mod x प्लस c। ठीक है, इसी में अगर मेरे पास इंटीग्रल a टू दी पावर x dx आ जाए तो फिर a टू दी पावर x बाई ln a प्लस सी। तो इसमें ये सोच सकते हो कि अगर a की जगह पर e रहता तो यहाँ पर क्या आ जाता है e टू दी पावर x बाई ln e, तो ln e 1 होता है, तो यहाँ पर बस e टू दी पावर x बच गया। ठीक है, क्योंकि अगर a टू दी पावर x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उप्स, अगर e टू दी पावर x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तब फिर मेरे पास आता है e टू दी पावर x ln a, है ना। तो e टू दी पावर x बाई ln a को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तब फिर मेरे पास e टू दी पावर x आएगा। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस आने चाहिए। फिर उसके बाद अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब अगर मेरे को इंटीग्रल ज़ीरो dx निकालना है तब फिर ये क्या होगा, सम कांस्टेंट, है ना, सम कांस्टेंट फंक्शन या फिर कांस्टेंट यहाँ पर बोल सकते हो। फिर अगर मैं kx को डिफरेंशिएट करता हूँ, k कोई एक कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x, तो k हो जाएगा। तो इसका मतलब इंटीग्रल k dx क्या हो जाएगा, इसको k को बाहर ले जाकर इंटीग्रल dx भी लिख सकते हैं और फिर kx उस टाइप से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो भी हैं हमारे डेरिवेटिव्स हैं और इंटीग्रल हैं, तो ये जो ये हमारा लीनियर एक प्रोसेस है, तो लीनियर ऑपरेशन है। तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक फंक्शन है fx, इसका डेरिवेटिव मान लो मेरे को पता है, ठीक है, सम डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो अगर मैं, और फिर कोई एक फंक्शन है जी एक्स, इसका डेरिवेटिव मेरे को पता है, मान लो कि सम डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो अगर मेरे पास, मैं इस टाइप से फंक्शन बनाता हूँ एफ एक्स प्लस जी एक्स, और फिर इसका अगर मेरे को डेरिवेटिव निकालना है तब फिर इसको जो मैं सिंपली लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो इसको लीनियर ऑपरेशन हो गया ये। सिमिलरली और मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं सम k1 टाइम्स एफ एक्स बोल दूँ, ठीक है, प्लस सम k2 टाइम्स जी एक्स बोल दूँ, ठीक है, तब फिर अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तब फिर ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ k1 एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव k2 जी एक्स, तो उसमें k1 को बाहर ले जा सकते हैं, तो k1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ तुम्हारा ये एफ एक्स प्लस k2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ तुम्हारा ये जी एक्स। ठीक है, तो ये सारा डेरिवेटिव हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और फिर सेम चीज़ जो है हम लोग इंटीग्रल में भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। मतलब कोई एक फंक्शन है एफ एक्स जिसका इंटीग्रल मेरे को पता है, इंटीग्रल एफ एक्स, और कोई एक फंक्शन है इंटीग्रल जी एक्स, वो मेरे को पता है। तो अगर मेरे को इंटीग्रल ऑफ, मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूँ दोनों फंक्शन का, k1 एफ एक्स प्लस लेट्स से k2 जी एक्स डी एक्स, ये k1 k2 कोई एक कांस्टेंट है, तब फिर इसको मैं सेपरेट करके क्या लिख सकता हूँ, k1 इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस k2 इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इतना हम लोग बोल सकते हैं अगर कोई भी लीनियर ऑपरेशन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कहीं पर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन आ जाए कि इंटीग्रल f1 x, सॉरी इंटीग्रल लेट्स से एफ एक्स जी एक्स डी एक्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटीग्रल ये एफ एक्स डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स लिख दें, है ना, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सारा अगर लीनियर ऑपरेशन है तब फिर ये सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट में जो ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये आगे देखना, आगे हम लोग देखेंगे भी कि अगर कोई दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो अगर उसको मैं एज अ सम ऑफ दो फंक्शन लिख सकूँ, सम या फिर डिफरेंस जो भी, तब फिर हम लोग जो उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है आगे हम लोग देखेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूँ, अगर मान लो कहीं पर ये निकालना है इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर क्या है, ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, अब मेरे को अगर इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स बस अगर रहता तो फिर हम लोग निकाल सकते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे कैसे निकालते हैं। इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स रहता तब भी हम लोग आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन अगर प्रोडक्ट है तब फिर थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसको जो है हम लोग एज अ सम या डिफरेंस लिख सकते हैं। तो फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे कि tan स्क्वायर एक्स और फिर साइन स्क्वायर एक्स जो है उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। ये सब आगे हम लोग देखेंगे अभी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स माइनस फिर ये साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो ये साइन स्क्वायर एक्स ये माइनस हो जाएगा डी एक्स। तो एक बार अगर ये आ गया
तब फिर हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग आगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस था, यहाँ पर हम लोगों ने दो फंक्शंस को इंडिविजुअली ब्रेक कर दिया। तो अब बस मेरे को इसका इंटीग्रल निकालना है, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो इसको सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखो, फिर वहाँ से इंटीग्रल सेक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा जिसका हम लोगों ने देखा था tan x प्लस सी होता है, और फिर माइनस इंटीग्रल वन डी एक्स, तो वो उसका x आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स का निकालना है, इसको वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, ठीक है, उसमें लिखो, फिर वहाँ से जो हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारा एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे। ये बस अभी मैं एक्सप्लेन करते करते कुछ ज़्यादा ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अभी जो सब मैंने बोला वो सब हम लोग आगे जो है और डिटेल में देखेंगे। तो एक बार ये समझते हैं कि जो भी हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं तो उसका मतलब जो भी इंटीग्रल हम लोग बोल रहे हैं तो उसका जियोमेट्रिकल एक इंटरप्रिटेशन क्या है। तो सीधा एक एग्जांपल के थ्रू कहते हैं, देखते हैं। तो मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स है, तो अगर मेरे को इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स चाहिए तो ये क्या होगा, इंटीग्रल टू एक्स डी एक्स, तो इसको मैं टू टाइम्स इंटीग्रल एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। देखिए इंटीग्रल एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सम सी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ये जो एफ एक्स डी एक्स है ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर पैराबोला पढ़े हो तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है तो वो कुछ इस टाइप का कर्व रिप्रेजेंट करता है, एक पैराबोला फेसिंग अपवर्ड्स, है ना। अगर मैं कांस्टेंट को जीरो लेता हूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अगर मैं अलग अलग कांस्टेंट का वैल्यू लेते जाऊँ, ठीक है, जैसे मान लो एक बार मैंने वन ले लिया सी को, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वन यूनिट ऊपर उठ जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर मैं टू लेता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू और एक यूनिट ऊपर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एंड सो ऑन। मतलब कि सी अगर चेंज करते जाओ तो फिर ये बस पैरेलली ऊपर शिफ्ट करते जाएगा। या फिर अगर सी को नेगेटिव लेता हूँ माइनस वन, तो फिर वो जो कर्व कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड सो ऑन। तो ये सारा जो है ये फिगर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर मैं बस एक्स स्क्वायर लेता हूँ तो ये वाला कर्व आ गया, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन ले लो तो फिर ये कर्व आ गया, प्लस टू ले लो ये कर्व ये कर्व। ठीक है, अगर अलग अलग कॉन्स्टेंट्स के लिए ये सारे कर्व जो है हम लोग ऊपर नीचे इसको पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इसका खास बात क्या है कि अगर मैं कोई भी एक, ये मान लो मैं वर्टिकल पॉइंट लेता हूँ, वर्टिकल लाइन लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, और ये जहाँ जहाँ पर भी कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, और टेंजेंट का स्लोप मेरे को चाहिए मान लो, तो टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो वो क्या होता है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होगा, इसका भी डेरिवेटिव यहाँ पर जो है टू एक्स होगा, है ना, और अगर x इज इक्वल टू ए है तो फिर टू ए होगा डेरिवेटिव। ये यहाँ पर भी डेरिवेटिव क्या होगा, टू ए, है ना, टू एक्स टू ए। यहाँ पर भी डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स टू ए। ठीक है, यहाँ पर भी डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स टू ए। तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये सारा टेंजेंस लूँ तो ये सारा का सारा जो टेंजेंस होगा ये पैरेलल होगा आपस में। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जो भी एफ कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, तो दिस रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स। The different values of c will correspond to different members of this family. ठीक है, and these members can be obtained by shifting any one of the curve parallel to itself, है ना। कोई भी एक कर्व ले लो, बस पैरेलल जो है ऊपर नीचे इसको शिफ्ट करते रहो। दिस इज द जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो ये जनरली एक कर्व रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट करता है जो कि आपस में पैरेलल होंगे, बस पैरेलली शिफ्ट करके ये सारे कर्व्स मिल सकते हैं। और फिर वो शिफ्टिंग जो है मतलब कांस्टेंट को चेंज करते जाओ तो फिर वो जो है ऊपर नीचे होते रहेगा। ठीक है, तो ये एक जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सोच सकते हो इंडेफिनिट इंटीग्रल का। तो नेक्स्ट एल्जेब्रा ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था लीनियर प्रॉपर्टी, है ना, तो उसी को जो है हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, कि मान लो मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, f1x है, f2x है, f3x है, सो ऑन। तो सबका इंटीग्रल जो है वो मेरे को मान लो इंडिविजुअली पता है, इंटीग्रल f1x पता है, इंटीग्रल f2x पता है, इंटीग्रल f3x पता है। ठीक है, एंड सो ऑन, लेट्स से मेरे को इंटीग्रल fn(x) dx पता है। ठीक है, तो अगर मैं ये सब का लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूँ
तो लीनियर कॉम्बिनेशन लेने का मतलब क्या है कि अगर मैं मतलब ये सारे फंक्शंस का लीनियर, तो k1 f1x, ठीक है, प्लस k2 f2x प्लस k3 f3x सो ऑन अप टू kn fnx, ठीक है। तो k1 k2 ये सारे kn ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। और फिर ये सारा जो भी मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, तो इसका अगर मेरे को इंटीग्रल लेना है, तब फिर जो है ये, क्योंकि एक लीनियर ऑपरेशन है मेरा इंटीग्रल, तब फिर इसको जो है मैं अंदर ले जाके इसको ब्रेक कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये, मतलब पहले तो इसको इंटीग्रल k1 f1x dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रल k2 f2x dx प्लस सो ऑन अप टू इंटीग्रल kn fnx dx, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर k1 कांस्टेंट है तो उसको बाहर ला सकते हैं, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k1 इंटीग्रल f1x dx प्लस k2 इंटीग्रल f2x dx प्लस सो ऑन अप टू kn इंटीग्रल fnx dx, ठीक है। तो ये जनरल n फंक्शंस के लिए हो गया। तो अगर बस दो फंक्शन है तो इंटीग्रल fx प्लस gx, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल fx dx प्लस इंटीग्रल gx dx। और फिर k अगर कोई एक कांस्टेंट है तो इंटीग्रल k fx dx, तो को हम लोग k टाइम्स इंटीग्रल fx dx लिख सकते हैं। यहाँ पर ये गलती मत करना कि अगर इंटीग्रल x fx dx है तो x टाइम्स इंटीग्रल fx dx लिख दिए, है ना, इसका सेंस नहीं बनता है क्योंकि x यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग इस टाइप से लिख रहे हैं तो ये k जो है वो मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, बिलोंग्स टू सम लेट्स से रियल नंबर r, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है कुछ अपना कॉमन सेंस यूज़ करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोगों ने इंटीग्रल ऑफ fx को कैसे डिफाइन किया था कि ये वो फंक्शन होगा जिसको डिफ्रेंशिएट करने से वो मेरे को fx मिल जाएगा। तो अगर मैं ये जो भी फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे को क्या होना चाहिए, fx होना चाहिए। उसी तरीके से हम लोगों ने इसको डिफाइन किया था, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या बोला था कि कोई एक फंक्शन है fx, उसको डिफ्रेंशिएट करो, है ना, तो फिर जो है वो मेरे को इंटीग्रल मिलना चाहिए। तो इंटीग्रल जो भी है तो उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ तो ये मेरे को फंक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से सोच सकते हो कि अगर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स है, फिर मैं अगर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तब फिर मेरे को एफ एक्स मिल जाना चाहिए। और अगर एफ डैश एक्स मतलब कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स है और उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मेरे को सम एफ एक्स प्लस सी मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो और कुछ चीज़ें जो ध्यान देने वाली हैं वो क्या है कि अगर मेरे पास कुछ इस टाइप से इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रल निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब ये एक्स है यहाँ पर, है ना, इसको मैंने टी से रिप्लेस कर दिया, इंटीग्रल ऑफ एफ टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स है तो ये क्या होता है, साइन एक्स प्लस सम सी, है ना। तो अगर मैं इंटीग्रल कॉस टी डी टी लिख देता हूँ तब फिर ये क्या होगा, साइन टी प्लस सी, है ना। टी यहाँ पर बस एक वेरिएबल जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसी चीज़ को जो है हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। अब मान लो मेरे पास कुछ इस टाइप से कि इंटीग्रल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये एक मेरा लीनियर टर्म है ना। तो मान लो कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स जो है, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स जो है वो मेरा मान लो कि सम जी एक्स प्लस सी है, ये मेरे को पता है। तो इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर यहाँ पर क्या सोच सकते हैं हम लोग कि मान लो कि मैंने ए एक्स प्लस बी को टी डाल दिया सम वेरिएबल, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो डी टी मेरा क्या आ जाएगा, ए टाइम्स डी एक्स। तो डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई ए। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल एफ टी और फिर डी एक्स जो है वो डी टी बाई ए, है ना। तो वन बाई ए कॉन्स्टेंट है तो वन बाई ए को बाहर लिख दिया। तो इंटीग्रल एफ टी डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी टी प्लस सी, है ना। तो c बाई ए आएगा, तो c बाई ए फिर से एक कांस्टेंट है तो उसको c ही रहने दिया है यहाँ पर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन बाई ए जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी,
ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास मान लो इंटीग्रल cos x dx है ना, ये मेरे को पता है कि sin x प्लस सी होता है। तो अगर मैं x की जगह पर जो यहाँ पर कुछ एक लीनियर फंक्शन डाल देता हूँ, मतलब कि cos ऑफ लेट्स से 2x प्लस थ्री विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, यहाँ पर अभी भी मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तब फिर मैं सीधा यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि क्योंकि cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x, तो cos ऑफ 2x प्लस थ्री का यहाँ पर इंटीग्रल क्या हो जाएगा sin ऑफ 2x प्लस थ्री, और फिर ये लीनियर था तब फिर इसको जो है मैंने ये जो भी यहाँ पर a था उससे मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका एक तो तरीका ये है कि t एज्यूम करो 2x प्लस थ्री, फिर उसका ये सारा प्रोसेस फॉलो करो, फिर ये लिखो, लेकिन ये जो ये हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लो इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 3x प्लस फाइव dx, तो ये क्या होगा, तो इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x, तो e टू द पावर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो e टू द पावर ए एक्स प्लस बी ये क्या हो जाएगा, फिर से e टू द पावर ए एक्स प्लस बी, और फिर बस 3 से यहाँ पर डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। अब इसी को जो है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छा बनते जाओगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अगर मेरे पास इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स है जी एक्स प्लस सी, तब फिर अगर मेरे को इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी निकालना है, ठीक है, यहाँ पर अभी भी इंटीग्रेटिंग वेरिएबल जो एक्स के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तब फिर मेरे पास क्या आ जाएगा जी ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी, जो अभी हम लोगों ने देखा। तो ये सारा एग्जाम्पल है। इंटीग्रल ऑफ ई टू पावर 3x प्लस सेवन क्या हो जाएगा, ई टू पावर 3x प्लस सेवन बाई 3 प्लस सी। ठीक है, लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब यहाँ पर लीनियर है एक्स का। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इंटीग्रल ई टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस सेवन है तो इसको जो है मैंने ई टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस सेवन बाई 3 प्लस सी लिख दिया। ठीक है, ये गलत है। अगर लीनियर है तभी हम लोग लिख सकते हैं, मतलब कि इंटीग्रल ई टू द पावर से 3x प्लस सेवन डी एक्स है, तब फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं ई टू द पावर 3x प्लस सेवन बाई 3 प्लस सी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब दूसरा चीज़ क्या है कि अगर लेट्स से इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स जो है वो जी एक्स प्लस सी है, तो अगर मेरे को इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ वो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल भी यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है। ये समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हुआ कि अभी तो मैंने क्या बोला था, इंटीग्रल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तब फिर जी ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए करना था। लेकिन अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर जो भी ये वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो भी अगर ए एक्स प्लस बी हो जाए, तब फिर क्या होगा, तब फिर मैं सीधा कैसे सोच सकता हूँ कि अगर मैं टी सोचता हूँ ए एक्स प्लस बी को, तब फिर ये सिंपली क्या लिखा हुआ है मेरा, इंटीग्रल ऑफ एफ टी और फिर ये डी टी लिखा हुआ है। तो इंटीग्रल एफ टी डी टी क्या होगा, जी टी प्लस सी, है ना, तो जी टी प्लस सी या फिर जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सम कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इंटीग्रल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो ये दोनों में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग ए एक्स प्लस बी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है मान लो कि मेरे पास इंटीग्रल एफ ऑफ कुछ भी एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पर डी ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या मैं जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं टी लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर को, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटीग्रल एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो इसको तो जी टी प्लस सी लिख सकते हैं, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। लेकिन अगर मेरे पास ये रहता इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको मैं नहीं लिख सकता हूँ जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो कुछ एग्जांपल्स, तो मान लो कि मेरे पास कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर
ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, डी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स क्या होता है इंटीग्रेट करने से, साइन एक्स। ठीक है, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसे सोच सकते हो, अगर मैं टी को एक्स स्क्वायर लेता हूँ तो फिर ये सिंपली इंटीग्रल ऑफ कॉस टी डी टी लिखा हुआ है, तो वो साइन टी प्लस सी लिख सकते हैं। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर इंटीग्रल कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तब फिर इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को जो है ध्यान में रखना। तो अगर इंटीग्रल ई टू द पावर 3x² प्लस 7 है, और फिर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल जो है वो भी 3x² प्लस 7 है, तब फिर इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ई टू द पावर 3x² प्लस 7। इसमें बाई 3 ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन अगर इंटीग्रल ई टू पावर 3x² प्लस 7 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तब फिर इसको मैं डायरेक्टली ये नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये सारा चीज़ जो है ध्यान में रहना चाहिए। तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लो मेरे पास ये है इंटीग्रल डी ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में हम लोग एक्स स्क्वायर जो है वो मेरा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। तो इसको मैं कैसे सोच सकता हूँ कि इसको सीधा ऐसे सोच सकता हूँ, डी ऑफ एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पर 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं। तो या तो यहाँ पर ऐसे सोचो कि मान लो कि मैंने टी को एक्स स्क्वायर डाल दिया, तब फिर यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, है ना। तब फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी प्लस सी, या फिर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये चीज़ को जो है या तो टी ऐसे रिप्लेस करके ऐसे सोचो, या फिर यहीं पर जो है डायरेक्टली मैं लिख सकता था tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रल निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो वो तो मेरे को पता है कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रल निकाल रहा हूँ, तब फिर ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। या फिर ये समझने में स्टार्टिंग में दिक्कत आ रहा है, तो फिर इस टाइप से रिप्लेस करो और फिर यहाँ पर ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा जब प्रैक्टिस कर लोगे तब फिर डायरेक्टली भी ये लिख सकते हो। तो इसी तरीके से मान लो इंटीग्रल ई टू द पावर साइन एक्स, और फिर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, तब फिर मैं तो डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ ई टू द पावर साइन एक्स प्लस सी, है ना। यहाँ पर ऐसे सोचो कि साइन एक्स को टी ले लिया, तो इंटीग्रल ई टू पावर टी डी टी लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, ई टू पावर टी प्लस सी, है ना। तो टी साइन एक्स है, तो साइन एक्स यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर इंटीग्रल ई टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स है, तब फिर दिस इज़ नॉट इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रल निकाल रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो इंटीग्रल 2x प्लस 5 विथ रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेटिंग वेरिएबल जो वो भी 2x प्लस 5 है, तब फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ ई टू पावर 2x प्लस 5 प्लस सी। लेकिन इंटीग्रल ई टू द पावर 2x प्लस 5 dx है, तब फिर ये क्या था, लीनियर फंक्शन था मेरा 2x प्लस 5, तो इसको जो है डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, ई टू पावर 2x प्लस 5, लेकिन डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा प्लस सी। तो अगर स्टार्टिंग में ये सब करने में दिक्कत आ रहा है, तो पहले t इक्वल टू 2x प्लस 5 निकालो, फिर वहाँ से dt निकालो। ठीक है, तो dx क्या आ जाएगा, dt बाई 2, है ना। फिर इंटीग्रल ई टू पावर t dt लिखो। ठीक है, फिर वहाँ से वो प्रोसेस जो है वो पूरा फॉलो करो। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो है ये डायरेक्टली लिख सकते हो। लेकिन अगर इंटीग्रल ई टू पावर 2x स्क्वायर प्लस 5 आ जाए, तब फिर इसको जो है मैं ई टू पावर 2x स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जो है ये मेरा बस ये जो है लीनियर अगर है, तब फिर हम लोग ये थोड़ा सा फटाफट लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पर लिखा गया है कि अगर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स जी है जी एक्स प्लस सी, तो फिर इंटीग्रल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है इंटीग्रेशन निकालने का जो है अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, तो
तो और मेथड से भी ज़्यादा ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा, प्रैक्टिस के साथ आएगा। जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना पता चलेगा कि क्या क्या मैनिपुलेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो हम लोग देखेंगे कि बस सिंपल एलिमेंट्री मैनिपुलेशंस और जो भी ट्रिगोनोमेट्री ये सब का जो भी सिंपल जो फार्मूला है वो सब यूज़ करके जो है इंटीग्रल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को जो है एज एन एक्सरसाइज लो, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि एक ये होता है कि जो खुद का जितना भी थिंकिंग पावर डेवलप करोगे तो उतना और बेटर होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो फिर बेसिक चीज़ हम लोगों ने समझा, फिर ये सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो एंड देन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और जो है बेटर होते जाओगे। तो एक बार मैं बस आप लोग को बोल देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि क्या पॉसिबल अप्रोच ले सकते हो और फिर खुद से सॉल्व करना, और फिर आगे जो हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर क्या इंटीग्रल ये फंक्शन, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कुछ देर पहले कि ये फंक्शन इनटू दिस फंक्शन है, तो इसको ये नहीं कर सकते हम लोग कि इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, वो वैलिड नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर सम या सम रहता दो फंक्शंस का तब हम लोग आसानी से कर सकते थे। तब फिर बस इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखो, फिर वहाँ से टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा ये। ठीक है, तो वहाँ से जो है आसानी से हम लोग फिर दो फंक्शंस में ब्रेक कर दो, फिर बस वो आ जाएगा कि टेन स्क्वायर एक्स का कैसे हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे और फिर साइन स्क्वायर एक्स का कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वो सोचना। फिर यहाँ पर टू एक्स प्लस थ्री है, थ्री एक्स प्लस टू है, तो टू एक्स प्लस थ्री को जो है थ्री एक्स प्लस टू के फॉर्म में लिख दो, टू एक्स प्लस थ्री को थ्री एक्स प्लस टू के फॉर्म में लिख दो, और फिर प्रोडक्ट वगैरह ले लो यहाँ पर, तो ब्रेक कर दो दो फंक्शंस में, फिर इंटीग्रल वहाँ पर ब्रेक कर दो दो अलग अलग फंक्शंस में, और फिर वहाँ से जो निकाल सकते हो। फिर यहाँ पर इंटीग्रल एक्स टू पास सिक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो ऐसे सोचो कि अगर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन रहता तब तो फिर टेन इनवर्स एक्स हो जाता। तो यहाँ पर भी ऐसे सोचो कि इसको दो फंक्शंस, दो अलग अलग एक्सप्रेशंस में कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे सोच सकते हो कि एक्स स्क्वायर का क्यूब एक्स टू पास सिक्स है, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वन अगर रहता तो वहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं बस हिंट दे रहा हूँ, इसका सोल्यूशन वगैरह जो हम लोग आगे देखेंगे। फिर यहाँ पर ये सारा है, तो यहाँ पर अगर मैं टू साइन एक्स कॉस एक्स कर दूँ तो साइन टू एक्स आ जाएगा। फिर से अगर मैं टू साइन टू एक्स कॉस टू एक्स कर दूँ तो साइन फोर एक्स आ जाएगा। फिर अगर मैं टू साइन फोर एक्स कॉस फोर एक्स कर दूँ तो कॉस एट एक्स आ जाएगा। तो उस टाइप से जो है यहाँ पर सोच सकते हो। फिर यहाँ पर है इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री, तो अगर बस इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स प्लस वन रहता तो वो तो सीधा एल एन मॉड एक्स प्लस वन हो जाता। तो इसको भी सोचो कि मैं दो फंक्शंस में दो अलग अलग एक्सप्रेशन में कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस वन लिख दूँ ऊपर न्यूमरेटर में और फिर सेपरेट कर दूँ, तो वैसे करके सोचो। फिर यहाँ पर साइन एक्स इंटू साइन फोर एक्स है, प्रोडक्ट है, तो वन बाई टू टाइम्स टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दो, फिर वहाँ से जो है सम ऑफ फंक्शंस आ जाएंगे। फिर यहाँ पर जो है बस लॉग का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो और फिर वहाँ से इंटीग्रल निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने हिंट दे दिया, तो ये सारा सोचो, खुद से ट्राई करो एंड देन आगे जो है हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे।